हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी ग्लोबल कोचिंग सेंटर में। स्टूडेंट, आज हम ईबीएस का फोर्थ प्रैक्टिस सेट करेंगे, जिसमें हम कुछ क्वेश्चंस को रखे हैं। उन क्वेश्चंस को हमें डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, मुझे ऐसा लगता है कि जो अभी हमने पिछले 3 प्रैक्टिस सेट्स करे हैं वो आपको सभी समझ में आए होंगे। आपने उन पे प्रैक्टिस की होगी। अगर आपको कोई समस्या है तो हमें कमेंट्स के माध्यम से बनाएं, और हमारे जो यूट्यूब चैनल है उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आज का अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन ये है। क्वेश्चन है, वायुमंडल की कौन सी परत प्रकाश की पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी सतह पर आने से रोकती हैं। ऑप्शंस है, पहला समताप मंडल, सेकंड क्षोभ मंडल, थर्ड आयन मंडल और फोर्थ मध्य मंडल। बताइए। वायुमंडल की कौन सी परत पराबैंगनी किरणों को आने से रोकती है। इसका जो सही आंसर है वो है सप्ताह मंडल। जो सप्तम मंडल है, इसकी जो ये लेयर जो होती है, जो परावैंगनी किरणों को जो है वो पृथ्वी पर आने से रोकती है। हमारे वायुमंडल में मुख्यतः 5 लेयर्स पाई जाती हैं, 5 परतें होती हैं। वो है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल आयन मंडल और जो आखिरी है वो है बाह्य मंडल। ये 5 लेयर है जो हमारे वायुमंडल में पाई जाती हैं। इसमें जो सही आंसर है वो है सप्तम मंडल। अगला देखिए। क्वेश्चन है, भूमंडलीय तापमान का कारण है। जो भूमंडलीय तापमान है उसके कारण क्या होता है। ऑप्शंस है, हिमनदों में वृद्धि होती है। ऑप्शन सेकंड, कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि होती है। थर्ड, कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड में कमी होती है। और फोर्थ है, वनों में वृद्धि होती है। बताइए। जो हमारा भूमंडलीय टेम्परेचर बढ़ता है उसके कारण क्या होता है। जो इसका सही आंसर है वो है कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि होती है। जब हमारा टेम्परेचर बढ़ता है तो कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि होती है। अगला क्वेश्चन देखिए। राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी। ऑप्शन है, 16 अगस्त 1996, सेकंड 5 जून 1990, थर्ड 22 जुलाई 2002 और ऑप्शन फोर्थ है 26 सितंबर 1994। बाल श्रम उन्मूलन है कि जो छोटे बच्चे हैं उनसे बाल श्रम न कराना, मतलब उनसे कार्य न कराना, छोटे बच्चों से उन्हें स्कूल भेजना, उन्हें उन्हें पढ़ाई करना। इसमें जो है सरकार एक एक्ट लेके आई थी कि इसमें छोटे बच्चे जो है उनसे काम नहीं कराना है। ये एक्ट कब आया था। इसमें जो खास तौर से जो ध्यान दिया गया था वो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए दिया गया था। जो हमारी गवर्नमेंट है वो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए काम कर रही है, उनकी शिक्षा पर विशेष ध्यान दे रही है। जैसे अभियान चलाए हैं सर्व शिक्षा अभियान, तो इसमें जो है 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनकी शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है।
और इसका जो सही आंसर है वो है 26 सितंबर 1994 में ये एक्ट आया था जिसमें बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना की गई थी। अगला देखिए, भूकंप की तीव्रता को मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? जो भूकंप है उसकी तीव्रता को किस में नापा जाता है? ऑप्शन है सीजियोग्राफ, ऑप्शन सेकंड सीस्मोग्राफ, थर्ड कार्डियोग्राफ और फोर्थ है बेरोग्राफ। बताइए भूकंप की तीव्रता किस में मापी जाती है? जो इसका सही आंसर है वो है सीस्मोग्राफ। जो भूकंप की तीव्रता है वो सीस्मोग्राफ में नापी जाती है। और सर्वाधिक भूकंप किस देश में आते हैं बताइए? जो सर्वाधिक भूकंप है वो जापान में आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सूर्य के निकटतम ग्रह कौन सा है? ऑप्शन है मंगल, सेकंड ऑप्शन बृहस्पति, थर्ड शुक्र या फोर्थ बुध ग्रह। बताइए सही आंसर, सूर्य के निकटतम कौन सा ग्रह है? जो इसका सही आंसर है वो है बुध। जो सबसे पास में ग्रह है वो बुध ग्रह है सूर्य के। अगला देखिए, क्वेश्चन है जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता है। ऑप्शंस फर्स्ट मांसाहारी, सेकंड सर्वाहारी, थर्ड शाकाहारी और फोर्थ डेट्रिटिवोर। बताइए जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता कौन से होते हैं? इसका जो सही आंसर है वो है शाकाहारी। देखिए जैसे कि ये सबसे पहले जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, जो प्रोड्यूसर होते हैं, वो होती है हमारी घास। जो वो होती है घास। और जो घास को खाते हैं, घास है, पेड़ है, पौधे हैं, ये होते हैं हमारे प्रोड्यूसर। और जो सबसे पहले घास को खाते हैं, जो घास पर निर्भर रहते हैं, या जो पेड़ पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, वो शाकाहारी होते हैं। ये शाकाहारी जो होते हैं ये घास से, पेड़ पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं और यही जो है वो प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। जो इन पर डिपेंड करते हैं, शाकाहारी पर जो डिपेंड करते हैं, जो शाकाहारी से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, वो मांसाहारी कहलाते हैं। और ये जो होते हैं हमारे, ये द्वितीय उपभोक्ता कहलाते हैं। जो शाकाहारी से अपना भोजन प्राप्त करते हैं वो मांसाहारी होते हैं और इन्हीं को हम द्वितीय उपभोक्ता भी कहते हैं।
इनमें जो है ऐसे जानवर आते हैं जैसे कुत्ता है, ये मांसाहारी है, शेर है, ये भी मांसाहारी है। जो मांस को खाते हैं इसमें वो जानवर आते हैं। और जो मांसाहारी पर डिपेंड करते हैं वो होते हैं सर्वाहारी। मतलब सर्वाहारी में वो आते हैं जो कि शाकाहारी को भी खा लेते हैं और मांसाहारी को खा लेते हैं, और इन्हें हम तृतीय उपभोक्ता भी कहते हैं। और ये हमारे तृतीय उपभोक्ता भी कहलाते हैं। इसमें भी बिल्ली भी आ जाएगी, इसमें कुत्ता भी आ जाएगा, क्योंकि कुत्ता जो है वो रोटी भी खा लेता है और मांस को भी खा लेता है। ऐसे बिल्ली है वो मांस को भी खा लेती है और वो दूध भी पी लेती है। तो जो सर्वाहारी है उसमें जो मांस को खाते हैं और जो शाकाहारी को खाते हैं वो दोनों आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के लिए ठहरे पानी पर तेल डालने की सलाह दी जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि, ऑप्शंस देखिए। फर्स्ट, तेल ऑक्सीजन की आपूर्ति काट देता है जिससे मच्छरों का प्रजनन थम जाता है। ऑप्शन सेकंड, मच्छरों की तेल द्वारा विकसित किया जाता है। ऑप्शन थर्ड, मच्छर तेल द्वारा मर जाते हैं। और लास्ट ऑप्शन है, मच्छर तेल की परत में फंस जाते हैं। बताइए राइट आंसर इसका। मच्छरों का जो प्रजनन रोकना है उसके लिए हम पानी की सतह पर तेल डाल देते हैं। ऐसा किस लिए किया जाता है? इसका जो सही आंसर है वो है ए। जब हम पानी की सतह पर तेल डाल देते हैं तो वो पानी जो तेल है वो पानी के ऊपर तैरने लग जाता है, जिससे पानी में ऑक्सीजन की आपूर्ति बंद हो जाती है और जो मच्छर है उन्हें सांस लेने में दिक्कत होती है। अगला देखिए। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष जैविक कीटनाशक का उत्पादक है? ऑप्शन है नीम, सेकंड देवदार, थर्ड चीड़ और फोर्थ ओक। बताइए। कौन सा वृक्ष जैविक कीटनाशक का उत्पादक है, ये बताना है। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और जो अभी वीडियो का री एग्जाम होने वाला है उसके लिए क्लासेस भी हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दी गई हैं। आप उन क्लासेस को भी देखिए, ज्यादा से ज्यादा उनको शेयर करिए। बताइए इसका राइट आंसर। इसका जो राइट आंसर है वो है नीम। नीम जो है एक वो जैविक कीटनाशक उत्पादक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, भू परिस्थितिकीय तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है। ऑप्शन है सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा या शुक्र। ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है, बताइए। जो इसका सही आंसर है वो है सूर्य। सूर्य जो है ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। जब ये सूर्य ही है जिससे हमें प्रकाश मिलता है, चंद्रमा को भी सूर्य से प्रकाश मिलता है, और जो पौधे जो है वो सूर्य की प्रेजेंस में, सूरज की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपना खाना बनाते हैं। जो पौधे हैं उनकी ग्रोथ, उनका खाना वो भी सूर्य पर निर्भर करता है, क्योंकि इसकी प्रेजेंस में ही फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के द्वारा पौधे अपना खाना बनाते हैं। और भी जो काफी चीजें हैं, जैसे हमें विटामिन डी मिलती है वो भी सूर्य से मिलती है, इसलिए ये ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है। इसका सही आंसर सूर्य है।
निम्नलिखित में से कौन, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है? ऑप्शन है महोगनी, सेकंड कैक्टस, थर्ड फर और फोर्थ चंदन। मरुस्थलीय प्रदेश जहाँ पे ऐसे प्रदेश जहाँ रेत ज्यादा होता है, जैसे रेगिस्तान कह सकते हैं। कौन सी वनस्पति है जो रेगिस्तान में ज्यादा पाई जाती है? बताइए इसका सही आंसर। जो इसका सही आंसर है वो है कैक्टस। कैक्टस जो है वो रेगिस्तान में पाया जाता है, मरुस्थलीय प्रदेशों में पाया जाता है। इसका कारण ये है कि कैक्टस को अधिक पानी की आवश्यकता नहीं होती। वो शुष्क प्रदेशों में, मतलब सूखे प्रदेशों में आसानी से ग्रो कर पाता है। और इसमें जो छोटे छोटे कटीले कांटे जैसे पाए जाते हैं कैक्टस में, तो ये मरुस्थलीय प्रदेशों में इसलिए पाया जाता है क्योंकि इसे ज्यादा ग्रो करने के लिए ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती, वहां आसानी से ये सर्वाइव कर पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है? ऑप्शन है प्रोटीन, सेकंड कवक, थर्ड ऑप्शन है मृदा और फोर्थ ऑप्शन है फॉस्फोरस। इन सारे ऑप्शंस में से एक घटक जो है वो अजैविक घटक नहीं है, बाकी तीन अजैविक घटक हैं। बताइए। जो इसका सही आंसर है वो है कवक। कवक जो है वो जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है। ये एक परिजीवीय पौधा है कवक, जो अपना खाना जो सड़े गले पदार्थों से लेता है। ये अपने सरवाइव करने के लिए सड़े गले पदार्थों पर, जैसे कि फफूंदी वगैरह, इन चीजों पर अपना इनसे भोजन प्राप्त करता है और ये इन पे ही डिपेंड होता है। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था, कब किया गया? ऑप्शन है पहला ऑप्शन वर्ष 1972 में, सेकंड वर्ष 1973 में, थर्ड ऑप्शन वर्ष 1981 में और ऑप्शन फोर्थ है वर्ष 1985 में। बताइए इसका सही आंसर। आपको वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। और हमारे जो चैनल पे है वो सीटेट हिंदी की क्लास और मैथ्स की क्लास भी कराई जा रही है, आप उसे भी देखें। उस चैनल को, मतलब उस वीडियो को भी लाइक करें, उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है वर्ष 1973 में। और जो प्रोजेक्ट टाइगर है वो आरंभ किया गया था टाइगर के संरक्षण के लिए। जो इनकी संख्या कम हो रही थी, इनका कंजर्वेशन करना था, इसलिए सरकार के द्वारा प्रोजेक्ट टाइगर आरंभ किया गया था वर्ष 1973 में। और हमारे देश में बताइए टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को टाइगर दिवस मनाया जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं, इसका कारण है? ऑप्शन फर्स्ट अपने कान
पंखों से ढके उनके कान पंखों से ढके होते हैं। ऑप्शन सेकंड, वे उड़ सकते हैं। थर्ड, पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती। और फोर्थ, पक्षियों की आंख छोटी होती है। बताइए। पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं, इसका क्या कारण है? इसका जो सही आंसर है वो है थर्ड। जो पक्षियों की आंखों की पुतली होती है वो घूम नहीं सकती। जैसे हम नॉर्मली सामने देखते हैं, पर जो उनकी आंखों की पतली घूम नहीं पाती हैं, तो इसलिए वो कभी इधर घूम के देखते हैं। तो हम तो अपनी आंखें इधर घुमा के भी देख लेंगे, लेकिन उन्हें जो चीजें देखनी होती हैं उसके लिए उन्हें पूरी गर्दन घुमानी पड़ती है, जिससे कि वो चीजों को देख पाए। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, अत्यधिक चारण का परिणाम है। ऑप्शंस, फर्स्ट, मृदा प्रदूषण। ऑप्शन सेकंड, मृदा अपरदन। ऑप्शन थर्ड, ताप प्रदूषण। और ऑप्शन फोर्थ, जलवायु परिवर्तन। बताइए। अत्यधिक चारण का क्या परिणाम है? चारण से मतलब है कि जो पशु है, जो जिन्हें खुली जगह पर छोड़ दिया जाता है, वो चराई करने जाते हैं, जो घास है या वनस्पति है उसे खाते हैं। बार बार खाने से क्या नुकसान है, उस जगह में क्या नुकसान होता है, हमें ये बताना है। इसका जो सही आंसर है वो है मृदा अपरदन। देखिए, आपने देखा होगा बहुत सी जगह जो पशु होते हैं उन्हें खुला छोड़ दिया जाता है चरने के लिए। अब जहाँ पे बहुत सारी वनस्पति घास वगैरह उगी हुई होती है, अब एक ही जगह को जब बार बार पशु खाएंगे, बार बार घास उगेगी, बार बार खाएंगे, तो इससे जो क्या होता है, वो मिट्टी की पकड़ है वो ढीली हो जाती है। अब ढीली होने के कारण क्या होता है, मृदा का अपरदन होना शुरू हो जाता है। वो अपरदन जो है हवा के कारण भी होता है, मिट्टी के कारण एक जगह से दूसरी जगह उड़ के पहुंच जाते हैं। और वो अपरदन जो है वो पानी के कारण भी होता है। जैसे बारिश हुई और जो मिट्टी है वो सेटल नहीं हो पाई है, तो पानी के साथ बह के भी जाएगी। हवा तेज आई है, मिट्टी सेटल नहीं है, तो हवा के साथ उड़ के भी जाएगी। तो इससे जो होता है मृदा का अपरदन होता है, मतलब मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचती है। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, जब ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते हैं तब जैव विविधता क्या होती है? बताइए। बढ़ती है, घटती है, स्थिर रहती है, या उपयुक्त में से कोई भी नहीं? बताइए इसका सही आंसर। देखिए, जैसे ये हमारी अर्थ है, ठीक है, ये इसके ध्रुव है। ये जो है उत्तरी ध्रुव है, और ये जो है दक्षिणी ध्रुव है। और ये है भूमध्य रेखा, जो पृथ्वी के बिल्कुल मध्य से होकर जाती है। अब ये कह रहे हैं कि जब ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर आते हैं, मतलब ये ध्रुव है, यहां से जब हम भूमध्य रेखा की ओर आएंगे तब क्या होगा? जैव विविधता बढ़ेगी, घटेगी, स्थिर रहेगी, या उपयुक्त में से कोई नहीं? ये जो ध्रुव है दोनों तरफ, यहाँ पे वनस्पति बहुत कम मात्रा में पाई जाती है, न यहाँ पे कोई जीव पाया जाता है, न यहाँ कोई जंतु पाया जाता है। यहाँ दोनों ध्रुवों पे अधिकांश मात्रा में बर्फ होती है। और जो ध्रुवों पे पाया जाने वाला एक पक्षी होता है, जो होता है पेंगुइन पक्षी, वो ध्रुव पे पाया जाता है। अब यहाँ पे ना तो वनस्पति पाई जा रही है दोनों ध्रुव पे, ना ही कोई जीव जंतु पाया जा रहा है, तो यहाँ पे लाइफ तो सर्वाइवल है नहीं। जब ना तो कोई पक्ष जीव जंतु किस वजह से नहीं पाए जाते, इसी कारण तो नहीं पाए जाते हैं कि वहां पे लाइफ सर्वाइवल नहीं है। अब बर्फ है, ना तो वहां पर खाने को मिलेगा, ना कोई रहने के लिए मिलेगा, तो लाइफ सर्वाइवल कैसे हो सकती है यहाँ पे? जब हम ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते हैं तो जो हमारी जैव विविधता है वो बढ़ती है।
हम जब भूमध्य रेखा पर रहते हैं, यहाँ पे अधिकांश मात्रा में जीव जंतु भी देखने को मिलेंगे, तरह तरह की वनस्पति भी आपको देखने को मिलेंगे, और बहुत सारी चीजें जो भूमध्य रेखा पर देखने को मिलेंगी। तो इसका जो सही आंसर है वो ये जैव विविधता बढ़ती है। लेकिन जैसे जैसे आप भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाओगे, वैसे वैसे जैव विविधता खत्म होती जाएगी, कम होती जाएगी, क्योंकि जो ध्रुव है उन पे लाइफ जो है सर्वाइवल नहीं है। अगर आपको हमारा सेशन पसंद आया है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें।